तो एग्जाम बहुत ही नजदीक आ चुका है, टाइम बहुत कम है, कम समय में ज्यादा पढ़ने हैं। तो उसके लिए हम आपके लिए क्या करने वाले हैं कि आप कम समय में अच्छे से तैयारी कर सकें। तो उसके लिए हम पिछले साल के जो भी क्वेश्चन पेपर थे उनको यहाँ पर हल करेंगे। उसमें देखेंगे कि क्वेश्चन को कैसे हल करना है, क्या अप्रोच रहना चाहिए एग्जाम में, और इसके साथ साथ ही आपको बहुत सारी चीजें नई सीखने को मिलेंगी। हो सकता है जो चीजें आपने पहले नहीं पढ़ी हो, अगर नए क्वेश्चन आ जाएंगे तो उनको कैसे करने हैं। ठीक है, तो हम वही क्वेश्चन करा रहे हैं जिसमें आपको परेशानी हो सकती है। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, तो पहला क्वेश्चन खंड आता है सेक्शन ए का। सेक्शन ए में टोटल 6 क्वेश्चन है जो कि ऑब्जेक्टिव है, जिसमें से सही कौन सा है वो बताना है। तो पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है कि बराबर द्रव्यमान के दो गोले हैं ए और बी। इसका द्रव्यमान Ma है, इसका द्रव्यमान मान लेते हैं Mb है। अभी दोनों का द्रव्यमान बराबर है। एक को कह रहे हैं कि प्लस क्यू आवेश दे दिए, एक को माइनस क्यू आवेश दे दिए। तो प्लस क्यू आवेश देने का मतलब क्या है, इससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है, और माइनस क्यू आवेश देने का मतलब क्या है, इसको इलेक्ट्रॉन दिया गया है। और इलेक्ट्रॉन का आवेश, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 × 10⁻31 kg। ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। अब बताइए, जब इसको इलेक्ट्रॉन मिलेगा और इलेक्ट्रॉन के पास द्रव्यमान है, इसका द्रव्यमान बढ़ेगा नहीं, इसलिए यहाँ हो जाएगा Mb ग्रेटर देन Ma। तो Mb का द्रव्यमान ज्यादा होगा। दूसरा क्वेश्चन है कि प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश कर रही है। तो देखिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल में जा रही है, तो यहाँ पर ये हो गया आपतन कोण, और सघन से विरल में जाता तो अविलंब से दूर हटता है, तो ये अविलंब से दूर हट गया, ये हो गया अपवर्तन कोण। अगर आपतन कोण का मान बढ़ाते जाए, आपतन कोण और बढ़ा दे तो अपवर्तन कोण का मान बढ़ता जाएगा। और एक समय ऐसा आता है कि आपतन कोण इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाता है। तो जिस समय अपवर्तन कोण का मान 90 अंश होता है, उस समय यहाँ जो आपतन कोण बनता है, उसी आपतन कोण को कहते हैं क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण। तो सवाल क्या पूछा गया है कि आपतन कोण क्रांतिक कोण के बराबर है, आपतन कोण क्रांतिक कोण के बराबर है, तो अपवर्तन कोण का मान कितना होगा, 90 डिग्री। 90 डिग्री होगा। ठीक है, कह रहे हाइड्रोजन परमाणु के वर्णक्रम में प्राप्त पाश्चन श्रेणी की वर्ग रेखाओं का न्यूनतम तरंगदैर्घ्य होगा। तो पाश्चन श्रेणी में रेखाओं का तरंगदैर्घ्य कैसे निकालते हैं, ये फार्मूला है 1/λ = R1/N1 का स्क्वायर माइनस 1/N2 का स्क्वायर। ठीक है, N क्या है, नंबर आपसे। तो पाश्चन श्रेणी कब मिलता है, पाश्चन श्रेणी हमें तब मिलता है जब इलेक्ट्रॉन तीसरी कक्षा में लौटता है। कहां से, चौथे से तीसरी में लौटे, पांचवें से तीसरी में लौटे, छठवें से तीसरी में लौटे, सातवें से लौटे, आठवें से लौटे, या इनफाइनाइट से लौटे, कहीं से भी बस वो तीसरी में लौटे। तो N1 का मान 3 हो जाए क्योंकि तीसरी में लौट रहा है इलेक्ट्रॉन। N2 कहां से लौट रहा है, चौथे से, पांचवें से, छठवें से, इनफाइनाइट, कुछ भी हो सकता है। अगर हमें न्यूनतम तरंगदैर्घ्य चाहिए तो उसके लिए N2 का मान बड़ा से बड़ा रखना होगा, और N2 का अधिकतम मान कितना ले सकते हैं, इनफाइनाइट। तो न्यूनतम तरंगदैर्घ्य के लिए 1/λ = R 1/N1 का मान 3, हमेशा 3 का स्क्वायर 9 माइनस इनफाइनाइट 1/इनफाइनाइट का मान ये 0 हो गया, 0 हो गया, ये हो गया 1/λ = R/9 और λ = 9/R। ये हो जाएगा न्यूनतम तरंगदैर्घ्य। ये तरीका रहेगा आपको इस तरीके के क्वेश्चन को करने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि किसी धातु का कार्यफलन W0 = 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट कर लीजिए। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कैसे करते हैं, 1.6 × 10⁻−19 गुणा 1.6 × 10⁻⁻ गुणा जूल में कन्वर्ट करना। ठीक है, शून्य गतिज ऊर्जा के प्रकाश इलेक्ट्रॉन की उत्सर्जन हेतु आवश्यक विकिरण का तरंगदैर्घ्य इसमें भी बताना है। W0 = तरंगदैर्घ्य बताना है, W0 = hν, hν = c/λ। तो W0 का मान ये रखेंगे, h का मान रख देना 6.62 × 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, और फिर c का मान रख देना 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो आपका लैम्डा का मान निकल के आ जाएगा, ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है,
अगला क्वेश्चन है कि विद्युत चुंबकीय तरंग की वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र सदिश क्रमशः ई और बी है। तरंग संचरण की दिशा किसके द्वारा प्रदर्शित होगी? कह रहे हैं वेक्टर बी के द्वारा, वेक्टर ई के द्वारा प्रदर्शित होगी, वेक्टर बी डॉट वेक्टर ई या वेक्टर ई क्रॉस वेक्टर बी। देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, हम आपको समझा रहे हैं। ये क्वेश्चन कह रहे हैं कि चुंबकीय क्षेत्र है वेक्टर बी और विद्युत क्षेत्र है वेक्टर बी। तो विद्युत चुंबकीय तरंग इनमें से रिकॉर्डिंग बंद हो चुकी थी और हम पढ़ाते पढ़ाते यहाँ तक पहुंच गए। सेक्शन सी का कहाँ तक पढ़ा दी और रिकॉर्डिंग कब का बंद है। फिर से देखते हैं तो शायद ये चुंबकीय क्षेत्र से बंद हो गया था। ये कि इधर की तरफ अगर विद्युत क्षेत्र मान ले, इधर की तरफ अगर चुंबकीय क्षेत्र मान ले, तो बताओ विद्युत चुंबकीय तरंग किधर होगा? विद्युत चुंबकीय तरंग विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों के लंबवत होता है, दोनों के लंबवत यानी कि जेड अक्ष में होगा। अच्छा, और अगर ई वेक्टर ई और वेक्टर बी की दिशा निकाले, ई क्रॉस बी किधर आएगा? ई क्रॉस बी भी जेड अक्ष की दिशा में आ रहा है। कैसे निकालते हैं? दाएं हाथ के दाएं हाथ इस पर रखकर ऐसे जिधर अंगूठा आएगा वो ई क्रॉस बी की दिशा होगी। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, जिधर ई क्रॉस बी है उसी दिशा में चुंबकीय क्षेत्र है, क्योंकि ई क्रॉस बी की दिशा भी इन दोनों के लंबवत होती है, चुंबकीय विद्युत चुंबकीय तरंग की दिशा भी इन दोनों के लंबवत होती है। विद्युत चुंबकीय तरंग इधर, ई क्रॉस बी की दिशा भी इधर। ठीक है, तो आपको जवाब मिल चुका होगा। अगला क्वेश्चन है कि आवेश क्यू, ये सब हम सब पढ़ा दिए, लेकिन बंद कैमरे में सब पढ़ा दिए। क्यू आवेश है, चुंबकीय क्षेत्र बी है, तो चुंबकीय क्षेत्र के समांतर ऐसे समांतर गति कर रहा है, उस पर लगने वाला बल है बराबर क्यू बी बी साइन थीटा। समांतर गति कर रहा है, थीटा का मान क्या होगा? 0, साइन 0 का मान 0, तो एफ का मान आ जाएगा 0, तो ये हो जाएगा 0। तो ये हो गया सेक्शन ए के क्वेश्चन। आइए सेक्शन बी के क्वेश्चन पर चलते। एम्पियर का परिपति नियम, अब ये हमें नहीं लग रहा बताने की आवश्यकता है, आप पढ़ सकते हैं। केवल वही क्वेश्चन बता रहे हैं जैसे न्यूमेरिकल हो, डेरिवेशन हो, जिसमें आपको परेशानी हो सकती है, जिसमें कुछ सोचना पड़े। ठीक है, विद्युत द्विध्रुव को परिभाषित कीजिए। क्वेश्चन याद रखिए, बहुत ही सिंपल है, हमेशा पूछा जाता है। और द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र भी लिखना है इसके, T बराबर 2qL। एक प्रोटॉन एक अल्फा कण का वेग समान वेग से गति कर रहे हैं, इनसे संबंधित डी ब्रोगली तरंग बताइए। देखिए प्रोटॉन और अल्फा कण दोनों छोटे कण हैं, और डी ब्रोगली ने क्या कहा कि जब छोटे कण गति करते हैं तो वो तरंग जैसा व्यवहार करते हैं, यानी कि प्रोटॉन और अल्फा कण जब गति करेगा तो वो तरंग जैसे व्यवहार करेंगे, और इन तरंगों का तरंग दैर्घ्य होगा। तो वही कह रहे हैं कि जो प्रोटॉन का तरंग दैर्घ्य है, प्रोटॉन का तरंग दैर्घ्य और अल्फा कण का तरंग दैर्घ्य लैम्डा अल्फा और लैम्डा पी, क्या संबंध आएगा इसमें? तो तरंग दैर्घ्य का फार्मूला क्या होता है? लैम्डा इक्वल टू h अपान अंडर रूट में 2m क्यू v। अगर ये फार्मूला प्रोटॉन के लिए लगाए तो लैम्डा पी इक्वल टू h अपान 2 प्रोटॉन का द्रव्यमान लिख दो, प्रोटॉन का आवेश लिख दो और v लिख दो। अगर ये अल्फा कण के लिए लगाएंगे तो h अपान 2 m अल्फा q अल्फा और ये हो जाएगा v। देखो अल्फा कण का द्रव्यमान होता है 4 प्रोटॉनों के द्रव्यमान के बराबर, प्रोटॉन के द्रव्यमान के 4 गुना, और अल्फा कण का आवेश होता है प्रोटॉन के आवेश का 2 गुना। ठीक है, यहाँ रख दो लैम्डा अल्फा इक्वल टू h अपान रख देंगे m अल्फा की जगह क्या 4mp 2 इंटू 4mp इंटू q अल्फा की जगह पर क्या 2qp 2p इंटू b। लैम्डा अल्फा इक्वल टू h अपान कैसे लिख सकते हैं? 4 दूनी 8, 2 गुणे 8 mp qp b। ऐसा क्यों की? ताकि आराम से लोग कट जाए। और समीकरण 2 समीकरण 1 का भाग दीजिए, हो जाएगा लैम्डा पी अपान लैम्डा अल्फा। क्या होगा? भाग देंगे तो h से h कटेगा, 2m qp ये कट जाएगा। ठीक है, और ये √2 बचेगा, सॉरी √8 बचेगा, वो ऊपर चला जाएगा। भाग देके आप देख लेंगे, ये हो जाएगा √8 अपान 1। ये संबंध हो जाएगा लैम्डा पी और लैम्डा अल्फा। हमें तरीका बता दिए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहे हैं जी, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 6000 एंगस्ट्रॉम लैम्डा बराबर 6000 एंगस्ट्रॉम
इसको पहले आप मीटर में बदलेंगे, 10 की घात -10 से गुणा करके। एक किरण पुंज 3 × 10 की घात 6 मीटर के झिल्ली पर पड़ती है। झिल्ली मतलब स्लिट। किसी एक पर्दा है, पर्दे में एक छोटा सा छिद्र है, इसको बोलते हैं स्लिट या झिल्ली। इसकी चौड़ाई ई या ए। तो कह रहे हैं कि जो विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त होता है, विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त होता है उसके केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई। तो विवर्तन प्रतिरूप में केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई, कोणीय चौड़ाई 2 λ/e से निकालते हैं। 2 लैम्डा का मान रखिए, ई का मान रखिए, आपका कोणीय चौड़ाई आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन जो अगला है सेक्शन बी का, जो ये लास्ट ये 5वां क्वेश्चन है, देखने में तो बहुत ही ये क्वेश्चन खतरनाक लगते हैं, लेकिन इतने कठिन ये है नहीं जितने कठिन ये दिखते हैं। ये डायोड लगा है, डायोड पीएन संधि डायोड। ये 3 ओम, 5 ओम, 12 ओम। ठीक है, एक चीज ध्यान दीजिए, ये डायोड का सिंबल है, इसको बोलते हैं P, दिखाता है क्षेत्र को, ये दिखाता है N क्षेत्र को, ये N क्षेत्र को। जब ये ऐसे जुड़ा हो, मतलब P क्षेत्र बैटरी के धन सिरे से और N क्षेत्र बैटरी के ऋण सिरे से, तो बोलते हैं ये अग्रअभिलग्न है। तब डायोड अपने अंदर से धारा प्रवाहित होने देगा। लेकिन अगर डायोड ऐसे जुड़ा हो, P क्षेत्र बैटरी के ऋण सिरे से और N क्षेत्र बैटरी के धन सिरे से, तब ये उत्क्रम अभिलग्न होगा और धारा प्रवाहित नहीं होने देगा। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे। ये देखो P क्षेत्र है, ये N क्षेत्र है, ये P क्षेत्र है, ये N क्षेत्र है। P क्षेत्र किससे जुड़ा है? बैटरी के ऋण सिरे से, बैटरी के ऋण सिरे से। तो और N क्षेत्र किससे जुड़ा है? बैटरी के धन सिरे से। N क्षेत्र बैटरी के धन से जुड़ा होता है तो उत्क्रम अभिलग्न होता है। ये उत्क्रम अभिलग्न है, ये धारा प्रवाहित नहीं होने देगा। बंद हो गया, ये धारा प्रवाहित नहीं होने देगा। और ये P क्षेत्र बैटरी के धन सिरे से जुड़ा है और N क्षेत्र बैटरी के ऋण सिरे से जुड़ा है, तो ये अग्रअभिलग्न हो जाएगा, ये धारा प्रवाहित हो। ये धारा प्रवाहित नहीं होगा, इसका कोई मतलब नहीं है। तो क्या पूछते हैं? प्रवाहित धारा आई, परिपथ के प्रवाहित धारा आई पर क्या होता है? V/R। V का मान कितना है? 12 और परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना है? 5 और 3 8। ये हो जाएगा आपका 4/4 12 4 दूनी 8 1.5 एम्पीयर। ये हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि किसी विद्युत सेल के विद्युत वाहक बल को समझाइए। विद्युत सेल के विद्युत वाहक बल को समझाइए। इतना कठिन इन्होंने क्वेश्चन पूछा है, विद्युत वाहक बल को समझाइए। विद्युत वाहक बल क्या होता है? किसी परिपथ में एकांक आवेश को सेल सहित प्रवाहित करने में सेल द्वारा किया गया कार्य या बैटरी द्वारा सेल द्वारा दी गई ऊर्जा विद्युत वाहक बल कहलाता है। इसको क्या बताने की आवश्यकता है? एलईडी, ठीक है, एलईडी का पूरा नाम, ये क्वेश्चन कर लेंगे। एलईडी का पूरा नाम बताइएगा, ये तो हमें बताने की आवश्यकता है नहीं। लाइट एमिटिंग डायोड, लाइट एमिटिंग डायोड, प्रकाश उत्सर्जक डायोड। इसका महत्व तो पूछ रहे हैं, महत्व आपसे अच्छा इसका महत्व तो कोई नहीं जान सकता। प्रेरित विद्युत वाहक बल का अर्थ बताइए। प्रेरित विद्युत वाहक बल, कितने भी कठिन क्वेश्चन इन्होंने पूछ लिए हैं, कितने कठिन क्वेश्चन। ये हो गया कुंडली, कुंडली से बद, अगर कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय फ्लक्स में अगर परिवर्तन होगा, कुंडली में विद्युत वाहक बल प्रेरित होगी। इसका न्यूमेरिकल वाला पार्ट हम आपको बता देते हैं, बाकी को आप कर लेंगे। कह रहे हैं 10 MeV प्रेरित कर दो, L का मान 10 MeV, तो 10 ओम प्रतिरोध, R का मान 10 ओम। ये कुंडली 15 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा है और धारा परिवर्तन 0.1 सेकेंड में होता है। डेल T बराबर 0.1 सेकेंड। तो कह रहा है प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान बताइए। E बराबर -L डेल I डेल T। बताओ I इक्वल टू क्या होता है? V/R। चेंज कर दो इसको, L इक्वल टू V/R डेल T। माइनस का तो कोई मतलब है नहीं, वो तो दिशा को दिखा रहा है, विरोध का बिंदु को दिखा रहा है। L का मान है, V का मान है, R का मान है, डेल T का मान है, E का मान आप निकाल सकते हैं। तो ये हो गया
अब कह रहे प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल क्या होता है, वर्ग माध्य मूल मान IRMS वैल्यू बताना है, वर्ग माध्य मूल मान आप बता लोगे। और कह रहे हैं IRMS और शिखर मान I0 में क्या संबंध होता है, ये संबंध होता है, इसको याद रखिए, तो न्यूमेरिकल के एग्जाम में आते हैं, ठीक है। अब ये अच्छा क्वेश्चन है, अगला जो क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इन्होंने अच्छा पूछा है। ये क्वेश्चन करना इतना आसान नहीं है, किसी के बस की बात नहीं है कि उस समय एग्जाम में आपको इस क्वेश्चन को हम तीसरी बार रिकॉर्ड करने जा रहे हैं, 2 बार वीडियो बंद हो चुका है, तीसरी बार इस क्वेश्चन को फिर से हमें करना पड़ेगा। तुम्हें भले ही ना याद हो, लेकिन ये क्वेश्चन हमें अब तो जिंदगी भर के लिए याद हो जाएगा। तो हम बोल रहे थे ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और काफी आसान भी है, उतना कठिन भी नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, आप बहुत आराम से कर सकते हो। कह रहे हैं 2 व्यक्ति पास, एक ऐसे है, यहाँ पर बिंदु O है और एक यहाँ पर है, ये इसमें मान लेते हैं I धारा। कह रहे दोनों में समान धारा बह रही है, आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे, और दोनों त्रिज्या भी बराबर है, इसका भी A दिया है, इसका भी A दिया है, इसमें भी I धारा है, इसमें धारा की दिशा दिख नहीं रही, तो ऐसे मान लेते हैं, ऐसे। ये क्वेश्चन होगा, वो कह रहे हैं कि बिंदु O पर चुंबकीय क्षेत्र बताइए। इस पर चुंबकीय क्षेत्र किसकी किसकी वजह से होगा, इसकी वजह से भी होगा, इसकी वजह से भी होगा। तो क्या करना है आपको, इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र निकाल लो, इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र निकाल लो, दोनों को जोड़ दो। चुंबकीय क्षेत्र सदिश राशि है और उसको दिशा के साथ जोड़ेंगे। तो पहले चुंबकीय क्षेत्र निकालते हैं। कैसे चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे, अगर ये कोई लूप हो या कुंडली हो, तो कुंडली के अक्ष पर किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का फार्मूला क्या होता है, B = μ0 I r² / 2 r² + x² की पावर 3/2 क्यों, यही होता है। अगर कोई बिंदु हो इस लूप के केंद्र से x दूरी पर, यहां पर कोई बिंदु हो x दूरी पर, तो इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र निकालने का ये तरीका है। तो ये फार्मूला यहां पर लगाओ, इसके लिए लगाओगे, तो इसके लिए लगाओगे इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र, इसकी वजह से बताना है, तो B1 μ0 I r², r नहीं, त्रिज्या कितनी है इसकी, a² / 2, त्रिज्या कितनी है, a², कितनी दूरी पर वो बिंदु है, यहाँ से x दूरी पर, x² की पावर 3/2, यही फार्मूला इसके लिए लगाओ। B2 = μ0 I a² / 2, इसकी भी त्रिज्या a² है, दूरी कितनी है यहाँ से, r दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये दूरी r दिया हुआ है, r², और यहाँ भी क्या हो जाएगा r, वो दूरी है, कौन सी दूरी, लूप के केंद्र से उस बिंदु तक की दूरी जिस पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, ठीक है। तो अब बताओ दिशा निकालो, दिशा, क्योंकि B1 और B2 को जोड़ना है, तो दिशा के साथ जोड़ेंगे। दिशा कैसे निकालेंगे, दाएं हाथ के टेली के नियम से, जैसे धारा घूम रहा है वैसे अपना हाथ घुमाइए, तो अंगूठा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बोलता है। धारा ऐसे है तो ऐसे हाथ करेंगे तो अंगूठा इधर आएगा, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बिंदु पर इधर की तरफ। इसमें धारा कैसे है, धारा इसमें ऐसे, चुंबकीय क्षेत्र नीचे की तरफ आ रहा है अंगूठे की दिशा में, तो ये हो गया आपका B2, ये हो गया आपका B1, इसको बाहर बना लिया अगर, तो ये हो गया B2, ये हो गया B1। अब बताओ दो वेक्टर अगर एक दूसरे के लंबवत है, वेक्टर A और वेक्टर B, तो इनका परिणामी कैसे निकालते हैं, ये परिणामी R, और परिणामी निकालते कैसे हैं, a² + b² से। वीडियो चल रहा है कि नहीं, सुन रहा है, ये बताओ B1 और B2 का परिणामी कैसे निकालेंगे, ये आएगा, ये मान लेते हैं ये B है, तो B = B1² + B2²। अब इसको बहुत ही शॉर्ट तरीके से करिए, कैसे, B1 B2 बराबर है, क्या B2 की जगह भी B1 रख दे, देखो B1 B2 बराबर है, B2 की जगह पर B1 रख दे, ये हो जाएगा 2B1²। इसको कैसे लिख सकते हो, ये हो जाएगा √2, B1² बाहर होगा तो ये बचेगा B1, तो मान रख दो, √2 B1 का मान μ0 I a² / 2 a² + r² की पावर 3/2, √2 से 2 काट सकते हो, ये जाएगा √2, ये हो जाएगा आपका आंसर। चुंबकीय क्षेत्र का मान बिंदु O पर। ध्यान दीजिए क्वेश्चन में कह रहा है दिशा भी बताइए, दिशा किधर होगा, यही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, यही तो है, यही तो है। कैसे निकालोगे,
दिशा मतलब कोण बताना है, कोण। तो अगर इसको थीटा मान लिया कोण, चाहे ऊपर से मान लो चाहे नीचे से मान लो, tan थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार। अगर ये थीटा है, कोण थीटा के सामने ये लंब हो जाए, कोण के सामने ये लंब। ये ऊपर b1 है तो इसको b1 ले लो, लंब b1 बटे आधार, आधार क्या होगा b2, और b1 b2 बराबर है काट दो 1 आएगा। 1 किसका मान होता है, tan 45 का, तो थीटा का मान 45 अंश। तो ये दिशा है भाई, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा 45 अंश के कोण पर इधर से 45 तो उधर से भी 45 आएगा, जो कि पूरा 90 है। ठीक है, तो आगे के क्वेश्चन काफी बड़े बड़े हैं, एक वीडियो में बनाना संभव नहीं है, वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो सेक्शन डी का क्वेश्चन हम लोग अगली वीडियो में करते हैं।